अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज टॉक। मैं हूं मरियम खान। नाज़रीन, आज जिन टॉपिक्स पर बात की जाएगी उसके हवाले से आपको बताएं कि पार्लिमानी खसूसी कमेटी की नामजदगी के बाद आज सदर पाकिस्तान ने नए चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तैनाती की मंजूरी दे दी है और सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर जजेस में से चीफ जस्टिस के लिए जस्टिस याह्या अफरीदी के नाम पर खसूसी कमेटी के इत्तेफाक के बाद उनका बतौर चीफ जस्टिस नोटिफिकेशन का इजरा भी कर दिया गया है। और नोटिफिकेशन की बात की जाए तो नोटिफिकेशन के मुताबिक जस्टिस याह्या अफरीदी 26 अक्टूबर को अपने ओहदे का हल्फ उठाने जा रहे हैं, उठाएंगे और 3 साल के अरसे तक बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान अपनी खिदमात अंजाम देंगे। नोटिफिकेशन के बाद जस्टिस याह्या अफरीदी की मौजूदा चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा से उनके चैम्बर में एक मुलाकात भी हुई है और इतलात के मुताबिक बाद जस्टिस याह्या अफरीदी ने जस्टिस मंसूर अली शाह से भी मुलाकात की है। और जस्टिस याह्या अफरीदी की बतौर चीफ जस्टिस तैनाती के बाद भी अभी बहुत सी चीजों में इब्हाम बाकी है जो कि बहुत से सवालात को जन्म दे रहा है। आईनी तरमीम के मुताबिक जस्टिस याह्या अफरीदी का भी खसूसी कमेटी के फैसले से इत्तफाक करना बहुत जरूरी है और उनके इत्तफाक ना करने की सूरत में सूरत हाल यकसर मुख्तलिफ भी हो जाएगी। चूंकि अगर जस्टिस याह्या अफरीदी चीफ जस्टिस का ओहदा कबूल नहीं करते हैं तो फिर हुकूमत के पास तो जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर का ही ऑप्शन बचेगा। और इसी तरह अगर एक और इब्हाम यह भी है कि अगर जस्टिस याह्या अफरीदी ओहदा कबूल कर लेते हैं तो फिर दीगर जो 2 सीनियर जजेस हैं उनका स्टेटस क्या होगा? क्या वो अपनी मुद्दत मुलाजमत पूरी करेंगे या फिर वो रिटायर हो जाएंगे? आईनी अदालत का सरबराह चीफ जस्टिस पाकिस्तान होगा या फिर कोई और जज होगा? इन्हीं सवालात को लेकर आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारे गेस्ट जो हमारे साथ पैनल में मौजूद होंगे। अजहर सदीक है, रहनुमा पीटीआई। सर अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपने कीमती वक्त दिया। और जहांगीर जदून हमारे साथ मौजूद है जो कि माहिर कानून है। बहुत शुक्रिया जहांगीर जदून साहब, आपने भी हमारे लिए वक्त निकाला है। बात करते हैं हम सबसे पहले अजहर सदीक साहब से। अजहर सदीक साहब बताइएगा, खसूसी कमेटी की जानिब से जस्टिस याह्या अफरीदी की चीफ जस्टिस नामजदगी के बाद सदर पाकिस्तान ने मंजूरी दे दी है और तैनाती का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। अब क्या जस्टिस याह्या अफरीदी ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान का ओहदा कबूल कर लिया है? क्योंकि तरमीम के मुताबिक तो उनका कबूल करना भी जरूरी है। बहुत शुक्रिया जी। एक बात तो बड़ी वजाहत के साथ मैं बताता चलूं, जहां तक 26वीं आईनी तरमीम है इसको वकला बरादरी ने कबूल नहीं किया। तफसीलात मैं भी आपके सामने बताऊंगा। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी है और हम बहुत बड़ी एहतजाजी तहरीक सर उसके हवाले से प्रोग्राम में बात करेंगे। अभी जरा हम इसकी बात कर लेते हैं। मैं सिर्फ इसी स्टार्ट में ये बताते हुए अब आ जाए जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन को सामने रख कर देखें। इसमें चीफ जस्टिस जो मुजवजा हैं, जो आना चाहती है, नॉमिनेटेड है, उन्हें उनकी रजामंदी जरूरी है। अगर वो डिक्लाइन करते हैं, अगर वो इनकार कर देते हैं तो जो आईनी तरमीम लिखा हुआ है उसके मुताबिक फिर ऑप्शन आपके पास 2 ही रह जाती हैं, जस्टिस सईद मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर। तो उनमें से फिर किसी एक को बनाना पड़ेगा। अगर फर्ज करें कि जस्टिस मुनीब अख्तर को ये नॉमिनेट करते हैं, वो भी अगर इनकार कर जाए तो जस्टिस सईद मंसूर अली शाह के अलावा कोई ऑप्शन रह नहीं जाती है। गवर्नमेंट ने जो एजेंडा था वो जरा सामने आ चुका हुआ है और हमारी तरह यही है कि शायद, अभी मैं कंफर्म नहीं हूँ, ये अभी अपना को डिफरेंट सोर्सेज से है कि जस्टिस याह्या अफरीदी शायद ये ओहदा अभी कबूल ना करे। एक तो उनकी अपना उम्र अभी तकरीबन मेरा ख्याल है 5.5 साल या 6 साल के करीब पड़ी, 8 साल का जो बात कह रही है वो गलत है। गालिबन 59 से सर ये खबर है आपके जराये के मुताबिक, क्या ये आपकी ख्वाहिश है? देखिए, ख्वाहिश है, हमने मुतालबा भी किया इसका, हम मुतकाजी भी हैं इस बात के कि जैसे याह्या अफरीदी साहब को ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट अपनी जगह, यानी ये डिस्क्रिप्शन की बात करती है, लेकिन जो एक रूल चला आ रहा है, जो लॉन्ग स्टैंडिंग प्रैक्टिस चली आ रही है और जिसके लिए ये 40 साल वकला ने जद्दोजहद लड़ी, जहाज ट्रस्ट से शरफ अफरीदी से होते हुए रावलपिंडी हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, इतना बड़ा सफर तय करते हुए ये आया। और इसीलिए तो 18वीं तरमीम के अंदर मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा ने ये तय कर दिया था 18वीं तरमीम के अंदर ये प्रिंसिपल आर्टिकल 175 सब आर्टिकल 3A जो है ना उसका सब 175A का सब आर्टिकल 3 जिसमें ये बड़ी कंडीशनल रख दी थी। तो उम्मीद हमें तो बहुत है, हमने मुतालबा भी कर दिया है। और अगली बात आपके सामने, अगर फर्ज करें कि जैसे याह्या अफरीदी बनना चाहते हैं चीफ जस्टिस, तो बाकी जजेस को इस्तीफा नहीं देना चाहिए। हम इस पर सख्त खिलाफ है कि हमें जद्दोजहद लड़नी हो जाए। सर वो तो आपकी बात ठीक है, लेकिन जो आप मुतालबा कर रहे हैं उस मुतालबे से आप आने वाले जो चीफ जस्टिस है उनको मुतनाज़िर नहीं बना देंगे? ये नहीं, ये देखें, ये वकला की डिमांड है। वकला
बात कर रहे हैं वो प्रिंसिपल स्टैंड की, हम इसको चैलेंज भी करें, यानी मैं खुद बजाते खुद इसको चैलेंज करने जा रहा हूँ। हमारी बार एसोसिएशन जो मुख्तलिफ है वो भी इसको, यानी इसकी इंटरप्रिटेशन जरूरी है। और ये बड़ी इतनी कंफ्यूजन हो गई है, आप इससे यूं अंदाजा लगा लें कि एक्चुअली व्हाट हैपेंड। मैंने अब हाईकोर्ट में जा रहा हूँ तो वो तकरीबन हर केस जो है, हर दूसरा केस जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन है मुख्तलिफ आर्टिकल्स के हवाले से। आज 3 केसेस लगे थे, तीनों के केसेस में कल फिर मेरे केसेस लगे हुए हैं। तो वहां यही मजाक चल रहा है कि आईनी बेंच है या दूसरा बेंच है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी आपने देख लिया। तो ये एक ऐसी इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी है, ये जो कह रहे हैं ना, ये भी चैलेंज करता जाऊं आपको। यहाँ वो तो आईनी बेंच को मंजूरी दे दी गई है। देखिए मैं बताऊं आपको, अभी ये मामला इतना आसान नहीं है। ये जो हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया कि अदालतों पे पीछे बोझ खत्म हो जाएगा, इससे बोझ बढ़ना है। पहले होता था कि हाई कोर्ट के अंदर एक सिंगल जज केस सुन लेता था, अब जब बेंच बन जाएगा तो 5 या 7 के करीब जजेस उसमें, यानी जिन्होंने एक 7 केस सुन सकते थे वो एक ही केस सुनेंगे और इतना बोझ हो जाएगा। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट के सामने भी बहुत बड़ा बोझ आ जाएगा। असल जो आपको अदालतों पे यानी जो वजन खत्म करना है, लिटिगेशन खत्म करनी है, वो एग्जीक्यूटिव साइड के ऊपर है कि पुलिस वो चले उस हवाले से भी हम बात करेंगे। अभी हम जरा जहांगीर जैतून साहब की जानिब चलते हैं, उनसे भी जरा उनकी राय ले लेते हैं, माहिर कानून है। जहांगीर जैतून साहब बताइएगा, ये जो तमाम सूरत हाल बन गई है, अगर जस्टिस याहिया अफरीदी इस ओहदे को कबूल नहीं करते तो उसके बाद जो जस्टिस मंसूर अली शाह हैं और जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, उनका स्टेटस क्या हो जाएगा? क्या वो इस्तीफा दे देंगे या वो उसको जारी रखेंगे? वो इबाम है, जरा उसको प्लीज क्लियर कीजिएगा। ये देखिए, मैं तो किसी पर्सनैलिटी को डिस्कस नहीं करना चाहता। मेरे लिए तीनों जज जो है इंतहाई काबिल एहतराम है, मोहतरम है। ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। अगर उन्होंने ये ओहदा कबूल न करना होता तो वो जब नॉमिनी उनको बनाया गया था, अभी तो उनका नोटिफिकेशन भी हो चुका है। तो मेरे ख्याल में वो हर बंदे की अपनी ओपिनियन हो सकती है। जो मेरी राय में वो ओहदा कबूल करेंगे, उसके बाद फिर आगे चलेंगे। तो ये तो हम आप प्रिज्यूम, ठीक है, वो आपकी एक राय हो गई। लेकिन अगर हम वैसे एक बात करते हैं, सपोज करते हैं कि अगर वो ओहदा कबूल नहीं करते तो फिर क्या होगा? देखिए, अगर आप इसकी एम्बिग्युइटीज के अंदर जाएं तो ये पूरी जो अमेंडमेंट है उसके अंदर बहुत ज्यादा सॉरी, अगर वो ओहदा कबूल करते हैं तो आप मेरी बात पहले सुन लेना तसल्ली से। अगर आप इसकी जजमेंट क्या है, इसकी जो अमेंडमेंट है, इसकी एम्बिग्युइटीज के अंदर जाए तो बहुत ज्यादा एम्बिग्युइटीज है। अब मिसाल के तौर पर आपने कह दिया जी कि वो ओहदा अगर नहीं कबूल करते तो जो दूसरे 2 जजों को नहीं समझा गया कि जी वो चीफ जस्टिस बने, तो क्या कोई रीजनिंग दी गई है? तो सर असल में मसला तो ये है कि तरामीम पास होने के बाद ही जो एम्बिग्युइटी ये सारी सामने आ रही है, इब्हाम बाद में आ रहे हैं, क्योंकि वो तो फिर बाद में ही आना था, पहले तो कोई बात ऐसी सामने हमें थोड़ा सा अगर बोलने का मौका दें तो हम आपको जो क्वेश्चन करते हैं आराम से तसल्ली से सुने, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन करें। देखिए ना, आप अगर वो ओहदा नहीं कबूल करते तो जो 2 जज हैं, अभी आपने उनको इग्नोर किया तो फिर आधे घंटे के बाद, 2 दिन के बाद वो किस तरह आप कहेंगे तो ये वाले ठीक है? अभी ये देखें ना, इसके अंदर बहुत बड़े लिक्यूने हैं जजमेंट के अमेंडमेंट के अंदर। तो ये एक नहीं है, बेशुमार इसके अंदर चीजें हैं। जो उसकी वजह ये है कि देखिए, हम एज ए इंस्टीट्यूशन बात करें कि क्या इस अमेंडमेंट के बाद जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट हो गई है, जजेस इंडिपेंडेंट हो जाएंगे या क्या होगा? अब मेरी राय में तो जुडिशरी को कंट्रोल कर लिया गया है बाय द एग्जीक्यूटिव। जुडिशरी बजाय इंडिपेंडेंस के जुडिशरी को कंट्रोल करने का ये नया तरीका जो 26वीं तरमीम है, इसके जरिए अपनाया गया है। ये मेरी अपनी राय है, इससे कोई इख्तलाफ भी कर सकता है, कोई इत्तेफाक भी कर सकता है। लेकिन मेरी पर्सनल राय में जो सीनियरिटी का प्रिंसिपल था, वो एक पहले ये वाला तरीका आजमाया गया था। सजाद अली शाह को जब वो बनाया गया था चीफ जस्टिस, फिर देखें वो मियां अजमल को इग्नोर किया, बाकी जजों को, तो फिर वो एक केस आया मलिक असद अली, तो उसमें तय पाया कि जी उनको रिवर्स किया गया, 2 लिस्टें लग गई, कितना झगड़ा चला सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो अभी भी इस अमेंडमेंट के बाद 2 लिस्टें लगा करेंगी, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की, एक फलाने बेंच की। तो ये एक केस इधर के उधर, उधर के इधर, बस इस तरह। आपके कहने का मतलब है कि मजीद रिफ्ट पैदा हो जाएगी इंस्टीट्यूशन के अंदर? बहुत हालात खराब होंगे, बल्कि आज से खराब होने शुरू हो चुके हैं। देखें ना, अगर केस आप एक देखें, मामूली सा कोई केस भी ले लें तो लॉ का जो पॉइंट है वो तो कॉन्स्टिट्यूशन से ही उभरा है ना भाई। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फंडामेंटल राइट है। जो हाई कोर्ट होती है या सुप्रीम कोर्ट होती है, उससे बंदा जाता ही एक मतलब है, मोस्टली केस जो होते हैं 70% वो होते ही कॉन्स्टिट्यूशन के हैं। या अगर कोई दूसरा केस भी है तो उसमें हो सकता है मिक्स क्वेश्चन ऑफ लॉ और मिक्स क्वेश्चन ऑफ फंडामेंटल राइट कॉन्स्टिट्यूशन का आ जाएगा।
तो फिर तो इस तरह ऑलमोस्ट सारे केस ही कॉन्स्टिट्यूशनल बन जाएंगे, तो फिर बैकलॉग कहाँ से खत्म होगा? फिर जो उनकी इंटेंशन थी कि जी सियासी केसों पे मिसाल के तौर पर कोई टैक्स का SRO आता है तो मैं जाके कहता हूँ जी ये तो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, टैक्स जो है SRO खिलाफ है, ये तो लग ही नहीं सकता, तो पार्लियामेंट की पावर है उसकी, नो टैक्सेशन विदाउट लेजिस्लेशन, तो मामला किधर जाएगा? तमाम टैक्स के फिर वो वाले केसेस कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में जाएंगे। इस तरह प्रॉपर्टी के इशू हैं, विरासत के इशू हैं, बेशुमार इशू हैं जिनके अंदर किसी न किसी तरह कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर जो है वो कनेक्टेड होता है। तो ये मामलात जो है ना मेरी दानिस्त में जो है ना सुलझने के बजाय मजीद उलझेंगे और उलझते हम पता नहीं किधर पहुंच जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल सही। अजहर सदीक साहब, मेरा आपसे सवाल यह है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तानी के आईनी बेंच की सरबराही करेंगे या फिर आईनी बेंच का जो सरबराह होगा उसका तायुन 3 सीनियर तरीन जजेस में से होगा? ये भी एक इबाम है इस तमाम सूरत हाल के बाद। आपकी राय में क्या होने वाला है आईनी लिहाज से भी अगर देखा जाए तो? देखिए, हमने ये 22 की 22 तरमीम का बड़ा बगौर जायजा किया है। एक अच्छी तरमीम आर्टिकल 9A वाली है, लेकिन वो भी ना भी करते तो आर्टिकल 9 के अंदर आर्टिकल 9A क्लीन एनवायरनमेंट एडेड है। वैसे भी जितने फंडामेंटल राइट्स यहाँ पहले दिए हैं उन पे कितना अमल दरामद होता है वो हमारे सामने है। बाकी जो है ये अदलिया की आजादी को तबाह बर्बाद कर दिया। ये आइन के साथ अगर रेप कर देना का लफ्ज भी अगर इस्तेमाल करें बड़ी एहतियात के साथ तो ये कम नहीं है। यानी ये बेआईनी तरमीम ने आइन को तोड़ दिया असूली तौर के ऊपर। यानी क्या, एक तो ट्राइकोटमी ऑफ पावर्स का दिया सर, लेकिन दुनिया के बहुत सारे बड़े ममालिक में ये आईनी बेंच का कयाम है। अगर भारत की बात की जाए वहां पर भी है। नहीं, लेकिन वो आईनी बेंच का इसमें तो कोई एतराज नहीं है। आईनी बेंच हमने भी कई दफा कहा है इंडिया के अंदर अगर है तो वो लिखा हुआ है कि सीनियर चीफ जस्टिस हेड करता है और सीनियर जजेस होते हैं। पर यहाँ एक नई इख्तरा दी गई है, उसका नाम प्रिजाइडिंग जज दिया गया। यानी आईनी बेंच का सरबराह एक अलहदा शख्सियत होगी। और कमाल की बात है उन सबको मुंतखब करना या चीफ जस्टिस को जैसे मुंतखब करने का इख्तियार जो पहले जो था सीनियर मोस्ट किसी को यानी डिस्क्रिप्शन इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं थी, ऑटोमेटिकली वो चीफ जस्टिस होता था। तो अब ये पार्लियामेंट्री कमेटी आपने देख ली कि 9 मेंबरान किन के थे, वक्त के थे। यानी तो अब जो आईनी बेंच होगा उसका सरबराह फिर कौन होने वाला है? क्या उन्हीं तीनों जजेस में से होगा या फिर कोई और होगा? और उसका तायुन फिर कौन करेगा? पार्लियामानी कमेटी करेगी? उसके लिए अब दोबारा कमेटी बैठेगी। वो कमेटी बैठकर उसमें से जज मुंतखब करेगी एक आईनी बेंच जो वो मामला को देखेगी और उसको प्रिजाइडिंग जज करने वाला जो है ना वो एक तरह का चीफ जस्टिस होगा। और वो यहीं पे असल में जहांगीर साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनकी भी राय ले लीजिए। जहांगीर साहब, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो बनाएगा वो जुडिशियल कमीशन बनाएगा। जी कहिएगा। जो है वो बेंच के मेंबरान अपॉइंट करेगा, पहले 5, तो उस 5 के बाद फिर एक उनके अंदर कमेटी बनेगी जो मुख्तलिफ बेंच बनाएगी। वो 5 जो है वो इसी सुप्रीम कोर्ट के भी जज हो सकते हैं या ये जज जो है वो कोई मजीद अगर लेना चाहते हैं तो हो सकता है बाहर मजीद इसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ा दें सुप्रीम कोर्ट की। बहरहाल जो भी होगा, अब इसमें बेसिक जो इशू है, जो इंटेंशन है कि जी बैकलॉग कम करेंगे, वो इंटेंशन जो है ना वो ठीक नहीं लग रही कि जी बैकलॉग किस तरह कम होगा। हम देखें कोई भी, तो इसका मतलब है इन बातों में भी इबाम फिर से पैदा होगा। देखिए, रिफॉर्म्स के अगेंस्ट कोई नहीं होता, ना वकील ना जज होते हैं कि जुडिशियल रिफॉर्म। हमारी जुडिशरी है कोई अप टू मार्क स्टैंडर्ड की नहीं है। जजों ने भी गलतियां की हैं, आप भी कर रहे हैं और आइंदा भी करते रहेंगे। लेकिन उसके लिए अगर ब्रॉड बेस्ड डिस्कशन हो जाती, 25 अक्टूबर के बाद भी अमेंडमेंट हो सकती थी, 25 नवंबर को भी हो सकती थी, 25 दिसंबर को भी हो सकती थी, अगले साल भी हो सकती थी। अच्छा, इसी हवाले से हम मजीद भी बात करेंगे। जहांगीर साहब और अजहर सदीक साहब भी हमारे साथ हैं, लेकिन यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते दोबारा कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक। यहाँ पर बात चल रही थी कि जजेस की तैनाती के हवाले से और देखा जा रहा था कि आईनी बेंच का फिर सरबराह कौन होगा। अजहर सदीक साहब, आपको क्या लगता है ये जो अगर हम बात की जाए कि सीनियरिटी की बेस पर नहीं किया गया और जो मेरिट की बेस पर किया गया, इस बारे में आपने कहा कि मेरिट की बेस पर करना चाहिए था, सीनियरिटी की बेस पर करना चाहिए था, मेरिट की बेस पर नहीं करना चाहिए था। अब आपको आगे क्या लगता है? अब जो आईनी बेंच का सरबराह होगा वो कहते हैं कि जो दूसरे सुप्रीम कोर्ट के जजेस होंगे उनमें से किसी को भी लगाया जा सकता है। आपकी क्या राय इस हवाले से? देखिए, एक बात तो मैं बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस जितने भी है उनकी इंटेग्रिटी पे, इंटेलिजेंस पे तो कोई शक ही नहीं है। जैसे सईद मंसूर अली शाह, जैसे मुनीब अख्तर, जैसे याह्या अफरीदी, तीनों ही जजेस जो है ना
यानी ये कहा जाए कि इनकी कॉम्पिटेंस पे कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, यानी 1000 गिले अपनी जगह पर, लेकिन इनकी कॉम्पिटेंस पे कोई सवाल ही शक भी नहीं किया जा सकता। दूसरी जो बात मैं कंप्लीट कर रहा था, तो उसमें आगे देखें, बुनियादी तौर के ऊपर वो जो कमीशन बना है, जुडिशियल कमीशन बना है, वो भी पार्लिमानी कमीशन की तर्ज का है। कैसे? जुडिशियल कमीशन की हैयत ही बदल दी है। उसमें हेड करेगा एक यानी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस करेंगे, एक प्रिजाइडिंग जज होगा, प्रिजाइडिंग जज जो अभी बाद में तैनात हो जाएगा, और 7 आ जाएंगे उसके अंदर 3 सीनियर जज। लेकिन उसके बाद की जो कंपोजिशन है वो बड़ी कमाल है। चले अटॉर्नी जनरल है, अपना लॉ मिनिस्टर है, एक पाकिस्तान बार काउंसिल का नॉमिनी है, और उसके बाद फिर उसमें बार का मेंबर, यानी उसके अंदर भी पार्लियामेंट के लोग आ गए हैं, और एक नॉमिनी और होगा जो माइनॉरिटी में से, यानी टोटल अगर देखा जाए, अगर ये 5 लोग होंगे तो 8 लोग वहां पहले बैठे होंगे। तो सुप्रीम कोर्ट के जज का या सीनियर जजेस का कोई रोल रह ही नहीं गया। वो एक तरह से बिल्कुल उनके वीटो की पावर ही कोई नहीं रहेगी। वो फिर यहाँ भी गवर्नमेंट ही मुंतखब करेगी। यहाँ भी बेसिकली वजह ये है कि जब लॉ ऑफिस जब आएगा, अटॉर्नी जनरल आएगा, और अपना मिनिस्टर लॉ आएगा, और पार्लियामेंट से लोग आएंगे, और जो उनके नॉमिनेटेड करता, पाकिस्तान बार काउंसिल भी तो उन्हीं की है ना इस वक्त। तो ये भी आपने असूली तौर पर अपनी पसंद का जज लगाना है, और ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट, और इसके लिए सीनियोरिटी का कोई प्रिंसिपल नहीं है, यानी इसमें कोई सीनियोरिटी का प्रिंसिपल नहीं है। और इसके लिए जैसे हम कहते थे 3 एक्सटेंशन का काम है, 2 एक्सटेंशन तो आपने दे दी। एक एक्सटेंशन अगर जस्टिस काजी फाइसा को ना दी, उन्होंने उनकी मर्जी का जज, और उनकी मर्जी का जज मैं तो खुल के नाम लेता हूं कि जस्टिस अमीनुद्दीन का नाम लिया जा रहा है कि उनको प्रिजाइडिंग जज बनाना है जो कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट का है। उसके बाद जजेस उन्होंने अपनी मर्जी के रखने हैं, अपनी मर्जी वो जाने, मर्जी जाने, कोई चक्कर नहीं है यहाँ पर। यहाँ बहरहाल हुकूमतों ने टेक ओवर कर लिया आपके जुडिशियल सिस्टम को, और ये जो आईनी तरमीम के जरिए अगर इसको मार्शल आना किया जाए, जुडिशियल यानी लेजिस्लेटिव कू का लफ्ज अगर दे दिया जाए इसके लिए, ये फिर हम इनसे पूछ लेते हैं ना जहांगीर जैतून से कि अगर इस पे किसी का इख्तिलाफ हो तो क्या फिर वो जो पार्लिमानी पार्टी है उसको हम चैलेंज कर सकते हैं, उनके जो डिसीजन है उसको। जहांगीर जैतून साहब, आपको क्या लगता है, इसको चैलेंज किया जा सकता है फिर क्या? जी, किसके डिसीजन को आप कह रहे हैं चैलेंज किया जा सकता है? क्वेश्चन खसूसी पार्लिमानी कमेटी जो है, क्या उसको चैलेंज किया जा सकता है? बिल्कुल, अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो पार्लियामेंट्री कमेटी की प्रोसीडिंग जी वो, क्योंकि जुडिशियल अपॉइंटमेंट है, बेसिकली जुडिशियल अपॉइंटमेंट जो भी होती है वो फंडामेंटल राइट का इशू है, वो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का, और जो वो डिसीजन लेंगे उसको देखें। अगर कोई बंदा कहता है जी मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, मैंने कहा ना आप बजाय इसकी काम पर्सनैलिटी पे फोकस करें, जी इसको किया है इसको नहीं किया है। असल जो मकसद है कि क्या इस तरमीम के, आप तरमीम पे बात करें कि तरमीम से आने से 26 के क्या इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी अंडरमाइन होगी या इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी ज्यादा होगी? क्या लोगों के मसाइल हल होंगे या मसाइल ज्यादा होंगे? क्या एक आम जो सिटीजन ऑफ पाकिस्तान है उसको कोई इसका फायदा होगा या उसको इसका फायदा नहीं पहुंचेगा? क्या उसके केस अब जल्दी डिसाइड होने शुरू होंगे? अगर मेरी ओपिनियन में तो हुकूमत का मौक़िफ़ तो यही है कि मसाइल हल होंगे, फिर इंसाफ मेरी ओपिनियन में तो आज से ज्यादा मसाइल शुरू हो गए हैं। आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर मैं खुद मौजूद था, तो काफ़ी केसेस जो हैं वो उन्होंने नहीं सुने कि जी आप कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में चले जाएं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के कॉन्स्टिट्यूट होते होते जो है ना, उनकी जो केसेस होंगे, जो ट्रांसफर होंगे या जो नए आके उधर जाएंगे, हज़ारों में तादाद हो जाएगी। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचों के लिए इन केसों से निपटना जो है बहुत मुश्किल हो जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन करना वो एक खास किस्म की, देखें ना, इंटेलेक्ट और कॉम्पिटेंस चाहिए उसको कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने के लिए, उसकी जूरिस्प्रूडेंस में जाने के लिए। तो अगर बेंच ऐसा बन जाता है कि आप हर सूबे से भी लेंगे बंदा, तो फिर आप देखें बेंचों की कंपोजिशन पे भी डिपेंड करेगा वो कितनी देर में जजमेंट डिलीवर करते हैं, कितने केस में देर में फैसला करते हैं। तो बेसिकली ये देखना है कि इस आनी तरमीम का फ़ायदा जो है वो लोगों का होगा, या इस आनी तरमीम का सिर्फ एक मकसद जो था, वो जो सबको पता है कौन सा मकसद था, क्या वो पूरा हो गया या नहीं हो गया? वो पूरा हो गया तकरीबन। ठीक है, तो ये हम इनसे जरा पूछ लेते हैं। हमारे साथ अजहर सदीक है। अजहर सदीक साहब, ये जो वकला तहरीक के हवाले से कहा जा रहा है, उसके हवाले से जो इंदिया दिया जा रहा है, उस हवाले से फिर आप क्या कहेंगे? पीटीआई की जानिब से वकला तहरीक का इंदिया दिया है, और इस हवाले से हामिद खान साहब ने भी बयान दे दिया, और इससे कबल उनका कहना था कि 26वीं आईनी तरमीम वकला की लाशों पर से होकर रहेगी। लेकिन हमने देखा कि कोई वकला तहरीक उन आईनी तरमीम के खिलाफ मंजर आम पर नहीं आई। तो जिस वकला तहरीक चलाने का पीटीआई इंदिया दे रही है, ये कब शुरू? देखिए, एक तो बात बताते चलूं, पीटीआई का अपना पीटीआई
एक बतौर सियासी जमात अपना उनका इशू है, ये वोकला का इशू है, हमारी बार काउंसिल बार एसोसिएशन का है। आज मैं खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में वहां मौजूद था, जरा पहले समझ लीजिएगा। पहले तो मैं आपको बता दूं कि वोकला तहरीक सिर्फ 3 मकासद है जिनके लिए तारीखी तौर पर हम लड़ते हैं। अदलिया की आजादी सबसे सुप्रीम मामला है। अच्छा। और उसमें LFO से ले लें और मुशर्रफ के दौर से लेते हैं, अदलिया की आजादी हमने तभी हासिल की थी, सीनियर मोस्ट जज और जजेस अपॉइंटमेंट का प्रोसेस स्मूथ किया था। दूसरा है कि अगर मिसाल के तौर पर मुल्क में फौजी अदालतें अगर बनने हैं या कोई इस तरह का मामला से आते हैं तो ऐसे हालात होंगे तो 100% वोकला तहरीक चलेगी। तीसरा मामला ये है कि अगर कोई मुल्क में मार्शल लॉ लग जाए या कू आ जाए, खार चौधरी वाला मामले से अगर समझे, ये नहीं है कि कोई फैसला गलत हो जाए सही हो जाए, इसमें हम अपना ओपिनियन तो देते हैं, अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड करते हैं। वोकला तहरीक अब चूंकि अदलिया की आजादी अब तबाह बर्बाद हो गई है, ये इसीलिए तो लेजिस्लेटिव कू का लफ्ज कह रहे हैं, तो ये वोकला तहरीक जो बुनियादी तौर पर है वो वोकला ने शुरू करनी है और उनकी नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी तश्कील दे दी गई है। और इसके लिए हमने मुख्तलिफ बार एसोसिएशन में कई सेमिनार किए हैं, कई छोटे छोटे प्रोटेस्ट हुए हैं। अब हम आगे 2007 की तर्ज के ऊपर, मैं मीडिया एडवाइजर कोऑर्डिनेटर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन था उस वक्त 2007 में, तो हमने सियासी जमातों को ऑन बोर्ड किया था, सिविल सोसाइटी को ऑन बोर्ड किया था, मुख्तलिफ छोटे छोटे एहतजाज होते थे, हफ्ते में 1 दिन एहतजाज, और ये मुसलसल कंटिन्यूअस ये प्रोसेस होगा। अब ये कहे कि 2 दिन में या 4 दिन में, इसमें फिर हमारे साथ सियासी जमातें आकर मिली थी, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अज़ीज़ सदीक साहब, आईनी तरमीम को हुए हुए 2 दिन गुजर गए हैं, लेकिन अभी तक तो वुकला की जानिब से कोई एहतजाज सामने नहीं आया। अभी देखिए एहतजाज क्या, जैसे बताया ना, यानी सिंध हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की भी प्रेसेज आ गई, लाहौर हाईकोर्ट बार और बार काउंसिल के साथ हम लोग मौजूद थे, हमने वो बात भी सामने बता। लेकिन आप जिसकी बात करें वो हाईकोर्ट तो याहिया अफरीदी को मुबारकबाद नहीं, वो तो देखिए वो जो कि पेशावर हाईकोर्ट से उनका एक ताल्लुक है, जो अगर चीफ जस्टिस अगर नॉमिनेट हुए हैं तो मुबारक देना तो बनता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्वेश्चन तो है कि जैसे याहिया अफरीदी इसको कबूल करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, जैसे आपने बता दिया, हमारा प्रिंसिपल स्टैंड है, इसको सियासी जमात के साथ नहीं मिलाना चाहिए। सियासी जमात का चूंकि उनका अपना एक नुक्ता नजर है, वो साथ चलेगा। हम आपको इंसिडेंट हो सकता है जैसे हमारा 2007 के अंदर हुआ था, तमाम सियासी जमातें हमारे साथ आ गई थी, फायदा उसका लेगी थी नून लीग, उसमें भी कोई शक नहीं है कि उस वक्त एस्टैब्लिशमेंट भी साथ खड़ी थी कहीं ना कहीं आकर। आपकी बात ठीक है, तो इसी हवाले से हम जहांगीर जदून साहब से भी राय लेते हैं। जहांगीर जदून साहब, वुकला की पहचान सियासी जमातों से भी होती है और एहसन इकबाल साहब ने बयान दिया है कि हमें PTI वुकला और वुकला में फर्क को सामने रखना चाहिए, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? 2007 वाली है, उस तरह की तो मूवमेंट नज़र नहीं आ रही। उस वक्त कुछ और हालात थे, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो है एक डिक्टेटर के खिलाफ चल रही थी। अभी वुकला डिवाइड है, ये रियलिटी है। मैं इस पे, और दूसरी बात ये है कि अभी जो हमारा ये सुप्रीम कोर्ट बार का इलेक्शन है, इसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा कि जो प्रेसिडेंट है सुप्रीम कोर्ट बार का वो कौन से ग्रुप का बनता है। तो इससे बाद जो है एक मोमेंटम या कोई आप कह सकते हैं सर्टेनिटी सी के कैस के कुछ, क्योंकि वुकला डिवाइड है। देखिए अब KPK के वुकला, मेरा नहीं ख्याल कि वो ये अफरीदी साहब के आने के बाद कोई ऐसी मूवमेंट उनके खिलाफ शुरू कर दें जी कि ये करें या वो करें। अब एक बलूचिस्तान अभी बहुत आगे हैं वो जो है, और एक सिंध के अंदर सिंध हाई कोर्ट बार जो है वो भी नहीं है, वो भी गवर्नमेंट के साथ ऑन बोर्ड है। तो इसमें डिवाइड है वुकला में। तो लेकिन अब देखें, हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये चैलेंज, वो थोड़ा सा चैलेंजिंग टाइम तो आएगा वुकला के लिए भी। तो दूसरा एक PTI में तो कोई शक नहीं कि PTI के बतौर जमात जो है वुकला है, वो सारे इस पे वो ही कहते हैं ज़्यादा कि जी वुकला मूवमेंट चलेगी। अहमद खान, इस पर कोई शक नहीं है कि वो एक ग्रुप को लीड करते हैं वुकला पार्टी के अलावा भी। लेकिन बहरहाल ये इसमें तो कोई शक नहीं है कि अजहर सिद्दीकी साहब भी PTI के मतलब है साथ ही इनका तल्लक है। तो ये अब डिपेंड करता है कि वुकला उस मूवमेंट में कितना मोमेंटम ला सकते हैं या किस तरह की मूवमेंट। देखें ना, ये मुश्किल काम होता है, वुकला को फिर अपने रोज़गार कुर्बान करने पड़ते हैं, टाइम देना पड़ता है, तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर उसको मैनेज करना, उसको पैसों के बगैर भी कोई मूवमेंट नहीं चलती, उसको फाइनेंस करना, इसके बहुत बड़े इश्यूज होते हैं। तो या वुकला मूवमेंट कितने अरसे तक चल सकती है, कौन चलाएगा, लीड कौन करेगा, ये डिफरेंट इशू है। ये अब जब तक बाहर के इलेक्टेड
नुमाइंदे जो है एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आते, चलो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो होता है, कुछ नहीं भी कर जाते, उस वक्त भी कोई 100% वकला साथ नहीं थे, बीच में ऐसे भी थे जो जज बनने के चक्कर में थे या गवर्नमेंट की पोजीशन लेने के चक्कर में, ये हर वक्त होता है। देखें वकला सारे 100% एक प्लेटफॉर्म पे कभी हो ही नहीं सकते, वो उनके ग्रुप्स होते हैं, वो लगते हैं। तो मेजॉरिटी ऑफ द वकला जो है वो जो मतलब है एक प्रोफेशन या वो इस अमेंडमेंट को ठीक नहीं समझते मेरे ख्याल। ठीक है, तो अजहर सदीक साहब, राना सनाउल्लाह का ये मौके भी सामने आया, कहते हैं कि पीटीआई की जस्टिस मंसूर अली शाह के हक में जो हिमायत थी वही उनके लिए मुश्किलात का बाइस बनी है। तो अगर आज पीटीआई जस्टिस याह्या अफरीदी की हिमायत शुरू कर देगी तो क्या हुकूमत अपना फैसला तब्दील कर लेगी? देखिए, मैं एक बात बताऊं आपको, जस्टिस सईद मंसूर अली शाह ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए कुछ नहीं किया, ना उन्होंने या कहा जाए आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट जाके कोई उन्हें एडवांटेज या डिसएडवांटेज। वो एक प्रोफेशनल वकील थे, लॉयर मूवमेंट में उनका एक बड़ा हाथ था और वो एक कॉम्पिटेंट जज हैं। जस्टिस याह्या अफरीदी भी बिल्कुल कॉम्पिटेंट जज हैं, उनकी काबिलियत पे कोई नहीं, जस्टिस मुनीब अख्तर भी काबिलियत पे कोई शक नहीं है, कोई शक यानी फर्क सिर्फ इतना है कि जस्टिस सईद मंसूर अली शाह ने मखसूस रिश्तों के केस के अंदर हेड किया और वो एक फैसला जो है वो एस्टैब्लिशमेंट की मंशा के खिलाफ दे दिया। एस्टैब्लिशमेंट चाह रही थी कि मखसूस रिश्ते पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को ना मिले और 2/3 अक्सरियत से आईनी तरमीम हो सके। अब वो आईनी तरमीम उन्होंने जिस तरह भी मैनूवरिंग हुई है आपके सामने है, यानी अब कोई शक तो रह नहीं गया ना कि इसी, यानी ये नहीं लोग, लेकिन अभी तक तो ये मखसूस नशिस्तों का कोई अमल दखल नजर नहीं आता है। मैं बता देता हूँ, अभी देखे ना, मैं आपके सामने रख देता हूँ। एक ऑर्डिनेंस आया, पहले आया एक एक्ट आया, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, उसमें अब आर्टिकल 63A का फैसला आया। आर्टिकल 63A के फैसले को बदलने का मकसद ये था कि वोट रहा हो सके। अब दो पैरेलल चीजें चल रही थी, मखसूस रजिस्टर तो हक पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का था, वो उनकी मिलनी थी, उनसे सिंबल ले लिया गया, सिंबल गलत लेना था, और ये सारी चीजें रिकॉर्ड, जितने भी पार्लियामेंट ने काम किए सारे के सारे गैर कानूनी है। ठीक है, इस हवाले से हम जहांगीर जदून का भी मौक़िफ़ लेंगे कि राना सनाउल्लाह ने जो बयान दिया वो किस वजह से किया, और लेकिन यहाँ पर एक पहले हम ब्रेक शामिल करेंगे। वेलकम बैक। जहांगीर जदून साहब, क्योंकि अब जो बात राना सनाउल्लाह साहब कर रहे हैं वो तो फिर इस तरह से लग रहा है कि अगर फैसला मेरिट पर किया गया है तो फिर चीफ जस्टिस की तैनाती का अगर मेरिट पर फैसला है तो फिर डर के ये बात क्यों की जा रही है कि क्योंकि उनकी तरफ से सपोर्ट की जा रही थी, पीटीआई उसके हक में थी, इस वजह से किया गया? क्या लगता है फिर, क्या डर के फैसला किया कि किस वजह से किया गया? नहीं, इस तरह की बात नहीं थी। मंसूर अली शाह साहब बड़े मेरिट पे काम करने वाले हैं और बड़ा हाई इंटेलेक्ट माइंड है उनका, इसमें कोई शक नहीं कि सारे जज कॉम्पिटेंट है, लेकिन मैं अगर रेटिंग दूं तो वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के सबसे टॉप मोस्ट जज हैं। अगर आप, हम तो किसी जज पे उस तरह नहीं कह सकते, लेकिन एक अगर आप बहुत हाईएस्ट कहते हैं जी कि इसको रेट करें जी आप 1, 2, 3 में, तो वो अभी जो सुप्रीम कोर्ट बैठी हुई है उसमें सबसे ज़्यादा जो इंटेलेक्ट माइंड के साथ जो स्टूडेंट डेवलप करने वाले और हर तरफ उनके एडमिनिस्ट्रेटिवली, तो इज़ अ टॉप जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो इसमें कहना कि जी ये आप किसी पार्टी के साथ हैं, देखिए पार्टी तो कोई भी किसी जज को पसंद नहीं करती है कि वो उनके खिलाफ फैसला दे। जो भी जज, कोई भी, आप अगर ये अफरीदी साहब कल 2-3 फैसले गवर्नमेंट के खिलाफ दे देंगे तो ये आईनी तरमीम को खुद ही बदल देंगे। ये कहेंगे जी ये तो सीनियरिटी वाला काम ठीक था। ये देखें, ये आप, ये इस तरह नहीं होता। गवर्नमेंट कोई भी पार्टी हो, ये सिर्फ गवर्नमेंट नहीं है। अगर आज पीटीआई होती ना, ये 3 ही जज होते तो वो मुनीब अख्तर को जज चुनते। ये मैं आपको प्रिजम्पटिव नहीं, मैं 100% डेफिनेटली कह रहा हूँ कि अगर पीटीआई की हुकूमत होती, अगर यही सिचुएशन होती तो वो मुनीब अख्तर को चुनते, क्योंकि मुनीब अख्तर वो समझते हैं कि ये हमारी वो ही समझते हैं। हालांकि ज़रूरी नहीं कि मुनीब अख्तर उनकी पार्टी करीब हो, लेकिन जो डिसीजन जज देते हैं तो जिस पार्टी के हक में होता है वो समझते हैं जी कि ये बस हमारे साथ ठीक है जज, तो ये हमारा है, तो बाकी जो इस तरह के जब जजों के अंदर डिवाइड आ जाए तो वो एक जुडिशियल इंडिपेंडेंस के लिए बहुत बड़ा तबाही है। और जजों को आपस में तकसीम, आज देखें ना, इसमें तो कोई शक नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में पिछले कितने सालों से तकसीम आ रही है, इसमें कोई शक नहीं। हम ख्याल जज बैठते थे और हम ख्याल बेंच और जजमेंट आने से पहले पता चल जाता है क्या डिसीजन आएगा। तो फिर इस तरह के हालात बदले। आप एक देखें ना, अब 5 जजों ने एक फैसला दिया, उन्होंने जो सूरी की जजमेंट उसको जो उसने दी थी रूलिंग, उसको सेटिसाइड किया और पीडीएम के हुकूमत को मतलब किया कि उसके बाद उन 5 जजों की तस्वीरें लगाकर लंदन के अंदर पीटीआई वालों ने उनके मुंह पे जो है जूत मारी हैं। हालांकि वो प्रो पीटीआई सारे जज समझे जाते थे। ये पार्टी किसी का लिहाज नहीं करती, किसी जज का भी। जब भी कोई जज उनके खिलाफ फैसला देगा, अभी आप पीटीआई की बात सुन लें तो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साथ उन्होंने क्या किया,
काजी फैसल तो चलो समझते ही हैं, वो तो हमारा एक दुश्मन है कि क्योंकि उसकी एक बाइस्ड है इस पार्टी के बारे में कि उन्होंने रेफरेंस, हालांकि रेफरेंस तो पार्टी ने नहीं दिया था, पार्टी को जो चला रहे थे लोग उन्होंने भेजा था। उनके बारे में तो पार्टी बात की है ना, अपोजिशन वाले बात करते हैं ना गवर्नमेंट वाले बात करते हैं। जो असल हैंडलर थे उस वक्त काजी फैसल को, जो जिन्होंने रेफरेंस डाला था। तो ये तो एक जुडिशरी को देखना डिवाइड करने वाली बात है। फैसला तो जिस भी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ, पॉलिटिकल पार्टी फिर कहते हैं पॉलिटिकल केसेस जज सुनते हैं। भाई पॉलिटिकल केसेस जितने भी ये पॉलिटिकल पॉलिटिशियन है ये खुद लेके जाते हैं। अतर मिलला जब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, तो मैं एडवोकेट जनरल भी था और पहले भी, तो वो हाथ जोड़ते थे इनसे कि यार आपने मामलात इधर ना लेके आओ, पार्लियामेंट में हल करो इन मामलों को। मैं एक आपको मिसाल जल्दी, तो जहां पर एक तरफ आप बात ये कर रहे हैं कि फैसला बिल्कुल मेरिट पे हुआ है, तो वहीं पर फिर वजह क्या बनी है ऐसा बयान देने की कि जो पीटीआई ने बातें की, उनकी हिमायत की, वही उनके लिए मुश्किलात का शिकार बनी? तो फिर किस वजह से आखिर बात की गई है? बड़ी वजह दिखे ना, इनके अपने ख्वाजा आसफ के बयान भी आए 2-3 के जी हो सकता है जी कि नए चीफ जस्टिस आने वाले को ऑडिट शुरू कर दें, इलेक्शन को खोल दें, और गवर्नमेंट को ये जो लोग मैटर करते हैं उनके कानून में बात डाली गई है कि अगर ये आ जाएंगे तो गवर्नमेंट हो सकता है डिस्टेबलाइज हो जाए, गवर्नमेंट ख़त्म कर दें, या इस तरह की देखें ना कंस्पिरेसी थ्योरी पे जो है उनको ये उकसाया गया कि ये जज साहब जो आएंगे। ये सारी तरमीम का असल इंटेंशन यही थी जो अब पूरी हो चुकी है कि उनका रास्ता रोकना था, वो रुक गया है फिलहाल। तो असल इसके पीछे कहानी यही थी, और ये कुछ ढकी छुपी बात नहीं है ना, ये कह रहे उन्होंने साबित कर दिया कि ये जिनको रोकना था उन्होंने रोक के बता दिया किस तरह रोक के वो। ये तो फिर मामला जो है वो चलता ही रहेगा। हम पूछ लेते हैं असीर सदीक साहब से भी। असीर सदीक साहब, इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर आज नौरीन न्यासी जो कि बानी पीटीआई की बहन है, बैरिस्टर गौहर से उन्होंने दरख्वास्त करी थी कि उनकी बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए दरख्वास्त दायर की जाए। तो उनकी मुलाकात हुई थी बानी पीटीआई से, तो पार्टी के लोग बानी पीटीआई की बहन को लेकर क्यों नहीं गए थे? जब वो बहन कह रही थी कि उन्होंने मुलाकात करनी है, फिर क्यों नहीं करवाई? देखिए, एक बात तो पहले समझिएगा कि मौजूदा हुकूमत के दौर में फस्तायत इस हद तक रही है, इन्होंने आम आदमी को क्या क्या जुल्म और सितम किए हैं, और हमारी अदालतों की खामोशी। यानी ये कहना कि हम अदालतों से बहुत खुश हैं, बिल्कुल अदालतों से उतना खुश नहीं है, इसी हद तक आप कह सकते हैं। यानी यहाँ डिटेंशन ऑर्डर कितने जाए, नजरबंदी के अहकाम, सेक्शन 144 का नफाज, झूठे मुकदमे इमरान खान के खिलाफ। और हमारे दौर के अंदर भी नवाज शरीफ साहब अरेस्ट थे, लेकिन उनको इस तरह से रोका नहीं जाता था। 26 मुलाकातें होनी होती थी उनकी मुलाकात के, यहाँ तो 5 से ज्यादा मुलाकात। यानी मुझे 1 साल के अंदर, मैं 26 दिसंबर को पाकिस्तान आया हूँ, मेरी को 5 मुलाकातें हुई हैं। 19 सितंबर वाले दिन भी इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के हुक्म के बाद मेरी मुलाकात हुई, और उसके बाद 19 सितंबर से आप अंदाजा लगाएं 1 महीने से जायद हो गया है। मैंने अब दोबारा खत लिखा है, मैं सुबह मुतफरक दरखास्त दायर कर रहा हूँ कि जनाब इमरान खान। सर, जहाँ पे मुलाकातें हो रही थी तो वहां पर एक नाम डाल लेते, फिर उनकी बहन का। देखिए, आप बात नहीं समझ रहे, ये सवाल नाम डालने का इशू नहीं है। सवाल तो है जैसे, यानी मेरे पे पाबंदी लगा दी उन्होंने, यानी तुम तो आ ही नहीं सकते। अब उसमें जो लोग बैठे हुए हैं, तस्वीर के पीछे बैठे हुए लोग हैं जो बैठकर फैसला करते हैं कि किसने मिलना है किसने नहीं मिलना। यानी मैं आपके सामने पाबंदी तो सलमान अकरम राजा में भी लगाई थी। देखिए, कई दफा लिस्ट जाती है, उसमें नाम निकाल देते हैं। मेरे भी मुलाकातें अगर हुई है तो हाईकोर्ट के अहकाम पे हुई है, ऐसे मुलाकातें नहीं हुई है। ये जो तरीका, और वैसे भी ये ध्यान में रखिएगा, मैंने एक और आनी दरखास्त दायर की हुई है कि तमाम जेलों में जितने लोग हैं उनकी सहूलियत देखी जाए। इमरान खान साहब का एक बाकायदा जो है एक कमीशन बनाकर, यानी और इसमें ये नहीं है आपका प्रिजन एक्ट, आपका प्रिजन रूल्स, हाईकोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर, और यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, ICCPR, नेल्सन मंडेला रूल्स, कायरो डिक्लेरेशन, ये और दूसरा जो है देखिए कस्टोडियल टॉर्चर है, यानी आपने अंदर रखा हुआ है और टॉर्चर कर रहे हैं आप उसके ऊपर ज़हनी तौर पर, कभी बिजली बंद कर देना, कभी लोगों को मिलने ना देना, एक्सरसाइज है। यानी वो जो बातें हो रही है कि जनाब आप खाना खा रहे हैं, भाई वो जेल मैनुअल में दिया हुआ है, बच्चों से मुलाकात ना करवाना। तो ये वो सारे मामले हैं जो ये जमहूरी हुकूमतें समझ लिया, इनके पास मौका अच्छा था कि कम से कम उस दौर से निकले, आप निकाले अपने आपको, जोब से निकाले, अपनी जमहूरी ताकत का इस्तेमाल करे और चीजों को अपने हाथ में लेकर चलेंगे। जब ये अपने हाथों में लेकर चलेंगे तो ये हालात नहीं हो गई यहाँ अच्छा, जाते जाते बस प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, बताइएगा क्योंकि तोशा खाना 2 में बुशरा बीबी की जमानत मंजूर कर ली गई, तो इसका फायदा कुछ बानी पीटीआई को होने वाला है? जरा शॉर्ट सा रिप्लाई। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है ना,
इमरान खान साहब का तो खिलाफ तो केस ही कोई नहीं बनता। वो तो बुशरा बीबी के ऊपर बनाया उन्होंने कि जनाब इन्होंने ताइफ ली और भेज दिया, और बुशरा बीबी तो ये बरियत का केस भी है, ये नैब से उठा के FIA में ले आए। अभी उनकी जमानत तो होगी, आज उन्हें बाहर नहीं आने दिया, जजेस सारे छुट्टी पे चले गए। जो अब्बे कहा जा रहा है कि अब अब्बे बदलिया बड़ी मेहरबान है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर खत्म हो जाता है। असर सदीक और जहांगीर जदून हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए कीमती वक्त निकाला। हमें इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।